अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। हमास के चीफ इस्माइल हानिया का कत्ल, उनकी शहादत ईरान में के शहर तेहरान यानी कैपिटल ऑफ ईरान के अंदर जाकर ये असैसिनेशन अटैम्प्ट होना और उनकी शहादत होना, मतलब एक इतना अंदोनाक ख़बर है। इसको पहले भी मैंने कवर किया है, तमाम दुनिया के आउटलेट्स जो हैं वो इसको कवर कर रहे हैं। इज़राइल की असल में इंटेंशन है कि वो चाहता क्या है इस तरह की असैसिनेशंस करके, और उसने उसी से एक दिन पहले लेबनान के शहर बैरूत में जाकर एक हिज़्बुल्लाह के लीडर को शहीद करने की कोशिश की। और कल ही उन्होंने एक वीडियो रिलीज़ की है जिसमें उन्होंने बताया कि जो मोहम्मद दाइफ हिज़्बुल्लाह के एक और लीडर हैं, उनको पिछले महीने जुलाई में जो असैसिनेशन की गई थी, उन्होंने कहा कि ये भी हमने की थी। यानी कि बजाय इसके कि शर्मिंदगी हो या कोई बात छुपाने की, पर्दा डालने की कोशिश नहीं है, बल्कि वो धड़ल्ले से इस बात को कह रहे हैं, एक्नॉलेज करेंगे ये सब असैसिनेशंस हम ही कर रहे हैं। और इससे तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे कि इब्राहिम रईसी की जो शहादत हुई है और उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, वो भी गालिबन उसमें भी इज़राइल का ही हाथ होगा। ये जो शहादत हुई है, इससे इस्लामिक जो वर्ल्ड है उसने तमाम जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ से कंडमनेशंस आई हैं। टर्की का स्पेशली मैं यहाँ ज़िक्र कर रही हूँ क्योंकि टर्की की तरफ से काफ़ी न्यूज़ है जिस पे हमें गौर करना चाहिए। और टर्की ने भी जो है डे ऑफ मॉर्निंग जो है उसको अनाउंस कर दिया कि हानिया की असैसिनेशन के लिए एक शोक का दिन हम मनाने लगे हैं। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने भी जो है वो डिक्लेयर कर दिया है डे ऑफ नेशनल डे ऑफ मॉर्निंग फॉर स्लेन हमास चीफ इस्माइल हानिया। और दुनिया भर में मैं आपको बताऊं कि बेशुमार यानी प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, प्रोसेशंस भी हो रही हैं उनके हक़ में, उनकी याद में, और इज़राइल को कंडेम करने के लिए कि ये मतलब ब्लेटेंटली इंटरनेशनल लॉज का भी वायोलेशन है। और किसी भी किस्म के मॉरल कोड में, एथिकल कोड में ये चीज़ फिट नहीं आती कि आप किसी और मुल्क की सरजमीन को क्रॉस करके उसके अंदर घुस कर और अपने दुश्मनों को टारगेट किलिंग करके असैसिनेट करें। सो दिस इज़ टोटली लाइक अन एक्सेप्टेबल। बहरहाल टर्की की मैंने क्यों ज़िक्र किया कि टर्की की तरफ से काफ़ी लोगों की तरफ से ये बात आ रही थी मीडिया में ही कि टर्की जो है गज़ा के सिलसिले में जो है ना वो कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रहा और बड़ा खामोश सा लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। बिकॉज़ टर्की उन ममालिक में से जो डे वन से फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाते हैं, उस वक्त से वो आवाज़ उठा रहे हैं, जबकि बाकी अरब दुनिया जो है वो खामोश रहती थी फ़लस्तीन के मामलात में। और अब जबकि जो अरब वर्ल्ड जो है वो अपनी इस बात में टोटल कंसेंट शो कर रहा है कि हम हमास के पीछे खड़े हैं और हमास का हम साथ देंगे, फ़लस्तीन का साथ देंगे, और जो टू स्टेट सलूशन के तक पहुँचने तक हम जो है इज़राइल के साथ कोई नॉर्मलाइजेशन हरगिज़ अब नहीं करेंगे। लेकिन टर्की जो है उसकी भी बहुत सारी न्यूज़ अब सामने आ रही है। एक तो ये बात सामने आई है कि टर्की जो है उसने नेटो और इज़राइल की जो कॉपरेशन है उसको ब्लॉक करने की कोशिश की डे वन। यानी ये तब से ही इस खबर के मुताबिक जो है कि टर्की हैज़ वीटोड ऑल नेटो एंगेजमेंट्स विद इज़राइल सिंस October, including joint meetings and exercises viewing Israel's massacre of Palestinians in Gaza as a violation of NATO's founding principle। यानी अपनी तरफ से टर्की ने जो है वो ये जो एक ओपन हाउस मीटिंग्स होती हैं नेटो की, उसमें बायकॉट भी किया है, वीटो भी किया है कि ये इस तरह की मीटिंग्स नहीं हो सकती जिसमें हम नेटो इकट्ठे बैठकर तमाम कंट्रीज़ जो हैं इज़राइल की हेल्प करने की बात कर रहे हो। बहरहाल ऑफ कोर्स नेटो की ममालिक जो है वो बतदरीज और तवादुर से जो है इज़राइल की हेल्प करें, वेपन से, फंडिंग से और मॉरली उनके पीछे खड़े होने से वो उनकी हेल्प तो करें, लेकिन टर्की ने अपना जो है पार्ट इसमें गोया कि प्ले किया है। और इस्माइल हानिया की शहादत से एक आध दिन पहले ही अर्दोगान ने ये कह दिया था कि हो सकता है कि टर्की जो है वो गज़ा इज़राइल वॉर के अंदर इंटरवीन करे, यानी कि वो डायरेक्टली इस वॉर में शामिल हो जाए और टर्किश फोर्सेस जो हैं वो हमास की हेल्प करने के लिए या हिज़्बुल्लाह की हेल्प करने के लिए इज़राइल से जंग करने के लिए पहुंच जाए। अगर ऐसा होता है तो
उसका फ़ौरी तौर पे जवाब दिया था इजराइल ने, और उन्होंने कहा था कि जो हशर सद्दाम हुसैन का हुआ था बिल्कुल वैसा ही हशर जो है तुम्हारा होगा। एर्दोगान को उन्होंने वार्निंग दी थी। और आपको पता है क्या हुआ था सद्दाम के साथ कि इराक़ के ऊपर इन्वेजन हो गई थी, ईरान पे हमला हो गया था, और उन्होंने विद इन अ मंथ और सो सद्दाम को जो है उसकी हाइडिंग प्लेस में से निकाल बाहर किया, और उसको उस पर इतना बड़ा मुकदमा किया, और कई महीने वो मुकदमा चलता रहा, और टोटल एम्बेरसमेंट और ह्यूमिलेशन फॉर द इराकीज एज अ नेशन वो होती रही, और बिलाखिर उसको जो है ना फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया गया। सो एर्दोगान को वो ये वार्निंग दे रहे हैं कि अगर तुमने इंटरवेंशन की बात की, अगर तुमने मिलिटरीली यहाँ पर दाखिल हो गए, तो फिर क्या होगा कि मतलब तुम्हारा हशर हम वही करेंगे जो सद्दाम के साथ हशर हुआ था। एर्दोगान ने क्या किया है कि उसने बाइडन को फ़ोन किया आफ्टर हानिया शहादत, इस्माइल हानिया की शहादत के फ़ौरन बाद एर्दोगान ने बाइडन को फ़ोन किया है, और उन्होंने बाइडन से ये कहा है कि इजराइल क्या चाह रहा है। इजराइल चाह रहा है कि वॉर जो है वो पूरे रीजन में फैल जाए। वो मजबूर कर रहा है अरब स्टेट्स को, और वो मजबूर कर रहा है टर्की को, और वो मजबूर कर रहा है मीना के तमाम स्टेट्स को कि वो इंटरवीन करें और वो गज़ा के हक़ में वहाँ पे कूद पड़ें। और हालांकि अभी तक जो वेस्टर्न एनालिस्ट आप सुनेंगे तो वो यही आपको कहते हुए दिखाई देंगे कि भाई इजराइल का मकसद क्या है कि वो गज़ा को एथनिकली क्लिंस कर दे, गज़ा की जेनोसाइड को कंप्लीट कर ले, गज़ा के लोगों को इस तरह मजबूर कर दे कि वो अगर उनके 1 लाख लोग आप मार दें या 2 लाख लोग मार दें तो बाकी जो है वो डर के मारे, और वो मतलब अपनी ज़िंदगी को मतलब समझ मायूसी के मारे जो है वो खुद ही जो है गज़ा को छोड़ने पे यानी कि रज़ामंद हो जाएं और वहाँ से निकल पड़े। तो ये चीज़ जो है वेस्टर्न एनालिस्ट अभी तक कह रहे हैं, बल्कि लेकिन ये वो क्यों नहीं कह रहे और क्यों नहीं इस नतीजे पर पहुँच रहे जो बात एर्दोगान कह रहा है कि इजराइल का जो मकासद हैं वो ना सिर्फ इनकी जेनोसाइड है गज़ा के लोगों की, बल्कि उसका असल मकासद हैं कि पूरी रीजन को वॉर के अंदर धकेल देना। यानी आप सोचो कि कुछ ही साल पहले पूरे मीना रीजन में अरब स्प्रिंग आई थी, उसकी वजह से हर मुल्क के अंदर गवर्नमेंट्स टॉपल हुई थी, हर मुल्क के अंदर जो है वो अनरेस्ट आ गया था। सीरिया और यमन और लीबिया और इजिप्ट, यानी कि इन मुल्कों में टोटल अपहीवल रहा। अभी तक ना इराक़ में स्टेबल गवर्नमेंट बन सकी है, ना सीरिया में एक गवर्नमेंट की रिट आ सकी है, ना लिबिया में एक स्टेबल गवर्नमेंट बन सकी है। तो इस सूरत हाल में एक और दफ़ा अगर ये पूरा रीजन खाको खून के अंदर चला जाता है, जंग के अंदर चला जाता है, तो क्या नतीजा निकलेगा। यूएस को तो बहुत मज़ा आएगा क्योंकि वो तो एक कॉन्टिनेंट दूर बैठा है और उसने सिर्फ अपने जेट्स और जहाज़ और मिसाइल्स यहाँ पर दागते चले जाना है, और इजराइल जो है वो इस तमाशे को भरपूर तरीके से एंजॉय करेगा, और वो कहेगा कि कितना अच्छा सबक हमने सिखा दिया कि उन्होंने हमें वार्निंग दी थी और हमने इन तमाम मुल्कों में दोबारा से जो है ना वो एक खाक व खून का समा बना दिया। तो मुसलमान कंट्रीज़ के लिए जो है ना ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, डिफ़िकल्ट पोजीशन है कि अगर हम डायरेक्टली इजराइल के ऊपर हमला करने की बात करते हैं और इस वॉर के अंदर कूद पड़ने की बात करते हैं, तो क्या होगा कि नेटो को और यूएस को और फ्रांस और ब्रिटेन को बहाना बन जाएगा कि वो भी डायरेक्टली यहाँ पर अपनी अटैक्स शुरू कर दें, और फिर से वही सिनेरियो बन जाएगा जो अरब स्प्रिंग में एक टोटल डिस्टेबलाइजेशन का माहौल इस पूरे रीजन में बन गया था। सो इससे अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, और मैं समझती हूँ इसीलिए ईरान भी रिस्ट्रेन कर रहा है, ऑल्दो कि ईरान के पास सारा वेर विदाल है कि वो जंग में कूद पड़े और इजराइल को अच्छे सबक सिखाए, लेकिन जो है वो भी रिस्ट्रेन से काम ले रहा है क्योंकि उसको पता है कि इस चीज़ का बहाना बनाकर वेस्ट ने क्या करना है। वो एक पूरी यानी अरब पूरी इस्लामिक वर्ल्ड को वो किस तरह से उनको एक और बहाना मिल जाएगा तहस नहस करने का। सो मैं यही चीज़ इसीलिए इस चीज़ को एम्फसाइज़ भी करती हूँ, बार बार सामने लेकर आने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि कोशिश इसलिए करती हूँ क्योंकि बहुत सारे हमारे लोकल एनालिस्ट जो हैं वो बहुत सनसनीखेज़ बात बना रहे होते हैं और लोगों को ये मैसेज दे रहे होते हैं कि बहुत बड़ा फुल फ्लैज वॉर शुरू होने वाली है, यानी ईरान कूद पड़ने वाला है, टर्की कूद पड़ने वाला है। तो जैसे कि ये बड़ी खुशी की बात है, मगर उनको ये नहीं समझ में आती, ये वो अपने हमारे अवाम को ये मैसेज नहीं देते कि ये अगर होगा तो इससे पूरी मुस्लिम कंट्री इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंक्लूडिंग अफ़गानिस्तान, सब के सब बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होगी। और अगर हम एक बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, अगर हम
वॉर को प्रिवेंट कर सकते हैं। और ये वॉर क्यों हो रही है, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर सिनेरियो क्यों बन रहा है? बिकॉज यूएस को नज़र आ रहा है कि आने वाली दिहाइयाँ जो हैं उसकी इन्हतात की दिहाइयाँ हैं, और आने वाला जो सेंचुरी है उसमें उसकी जो सुपर पावर स्टेटस है वो बिल्कुल माइनस और ज़ीरो की तरफ जाने वाला है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि क्यों ना एक इतनी बड़ी वर्ल्ड वॉर 3 शुरू कर दें, ताकि ये जो कंट्रीज़ बज़ाहिर लग रहा है कि ये तरक्की के रास्ते पे अब आ रही हैं और हमसे आगे निकलने वाली हैं, इनको क्यों ना हम ऐसा तहस नहस करें कि वो फिर 100 साल पीछे चली जाए, अपनी डेवलपमेंट में फिर 50 साल पीछे चली जाएं। सो दिस इज़ द थिंग। इस नज़र से हमें ये देखना चाहिए कि इज़राइल क्यों यानी एक के बाद एक वायोलेशन ऑफ इंटरनेशनल नॉर्म्स करता चला जा रहा है। बिकॉज उसको अपने जो वॉर बिटवीन इज़राइल एंड द अरब वर्ल्ड का उसके नज़र में ये चीज़ नहीं है, बल्कि उसकी नज़र में ये चीज़ है कि कैसे ऐसा माहौल बनाया जाए कि पूरा नेटो और पूरा यूएस का आर्सेनल और पूरा जो फ्रांस और ब्रिटेन और जर्मनी, ये सब के सब कैसे जो है इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होकर इस तमाम मेरे नेबरहुड को जो है ना वो बॉम्बों से और अपने मिसाइल से और अपनी जो टेक्निकल सुपीरियरिटी है उससे तहस नहस करके रख